इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि मुझे इस सरकार की अर्थव्यवस्था का मॉडल समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इस देश का योजना मंत्री भी रहा, योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में बैठता था जहां सारे आर्थिक विषय आते थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस आर्थिक मॉडल पे सरकार चल रही है। सरकारी खजाने अगर खाली हैं तो आपने सारे टैक्स बढ़ा बढ़ा के हर चीज को महंगा कर दिया, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हों। 2014 का चुनाव मुझे याद है कि इन्होंने वादा किया था देश से कि हम 40 रुपये लीटर पेट्रोल और 30 रुपये लीटर डीजल देंगे अगर हमारी भाइयों बहनों की सरकार आ गई तो ना 40 रुपये तो पेट्रोल छोड़ दो, 100 रुपये का आंकड़ा पार कर रहा है। और डीजल जो आम आदमी का ईंधन होता था, जिसके जरिए वो अपना ट्रांसपोर्ट छोटे मोटे करके चलाता था, वो भी पेट्रोल के ज़माने पेट्रोल की कीमतों के करीब करीब पहुंच गया। तो उससे हर चीज़ महंगी होती है। तो आज आप देखो, पेट्रोल, डीजल, गैस, तीन चीज़ों की जिसको आम आदमी की ज़रूरत पड़ती, भयानक महंगी है। और कांग्रेस ने आज इंडिया स्पीक्स करके इस पर कैंपेन भी चलाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उससे हर आदमी, गांव तक आदमी जुड़ा हुआ है। वो सारा महंगा हो रहा। इसके बाद खाने की सारी चीज़ें महंगी, सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया, प्याज की कीमत कहाँ पहुँच गई। अगर आप देखते जाओ एक एक आइटम, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती नहीं है। और हर चीज़ पे कर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसे महंगा भी करते चले जा रहे हैं। हम आपका एक तर्क समझ सकते हैं कि इसके जरिए सरकार अपने जो है खजाने में पैसा ला रही है। जब मैं मिनिस्टर था योजना आयोग में तो $115 में क्रूड ऑयल मिलता था ब्रेंट का, और कुछ दिन 120 भी गया। इनके ज़माने में $30 आ गया और 30 से 60 के बीच में घूमता रहता है। माने कि ऑलमोस्ट ही मान लो कि आधा और आधे से भी कम से विश्व बाजार में तेल मिल रहा। और इसके बावजूद जो हमारे ज़माने में थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा था। मैं उस सरकार में था तो 68 रुपये में पेट्रोल था, आज 100 के पार हो रहा है। और कोई कुछ नहीं बोल रहा, चाहे जितने हीरो हैं उस समय बोल रहे थे, देश के नायक खलनायक सब बोल रहे थे, सब चुप बैठे, कोई नहीं बोल रहा। और लोगों की जेब से पैसा चलता चला जा रहा। इसी तरह दूसरी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब भी बढ़ती चली जा रही। कोई चीज़ आज की तारीख में सस्ती नहीं। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब अगर आप ये तर्क देते हैं कि भाई जो हमारे पास पैसा नहीं है, आगे बजट के लिए पैसा है, कमिटमेंट पूरे करने के लिए, सबके लिए, उसके लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, तो फिर आप जो हमारी संपत्तियां हैं उनको क्यों बेच रहे हो? अगर जनता से धन ले रहे हो तो पब्लिक फंड से जो बनी संपत्तियां फिर उनको बचा के रखो। एक तरफ तो आप जनता को कोई फायदा नहीं दे रहे हो, उनसे पूरी लूट जारी है, कर के जरिए आप ले रहे हो। और दूसरी तरफ जो है आप जो एसेट्स बनाए हुए नेहरू जी के ज़माने के आज तक, वो सारे भी आप बेचने को तैयारी में हो। और उसमें जो दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है पब्लिक सेक्टर। एक घाटे का पब्लिक सेक्टर, एक बार आप बात करें कि भाई इसको हमें डिसइन्वेस्ट करना है तो समझ में आता है कि इसका सही मैनेजमेंट नहीं है, इसमें जो है ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और ये घाटे में चल रहा है, उससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है पब्लिक मनी का। तो आप उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक बार कोई उस तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि बहुत लोग इस पर भी तैयार नहीं हो। लेकिन जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको आप क्यों बेचे डाल रहे हो? फिर सरकारों का क्या मतलब है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में खड़े दफ्तर, ये भारत सरकार रह जाएगी। अगर सरकार पूरे देश में दिखेगी नहीं, सरकार पूरे देश में कैसे दिखती? सरकार पूरे देश में दिखती है ये पब्लिक सेक्टर, बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े जो है ONGC, दुनिया भर के जो है तमाम सरकारी बैंक, इन सब के जरिए सरकार दिखती ना। देश भर में लोग रहते हैं, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। फिर तो आप सब ये खत्म करके सब प्राइवेट, रेल जाती तो आपको लगता है कि हाँ सरकार की ट्रेन चली जा रही है। जहाज चलते हैं जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो आपको लगता है कि हाँ ये सरकार के जहाज जो है माल ढोने में लगे हुए हैं। जगह जगह एक्सप्लोरेशन होता है तेल का दूसरे, तो आप कहते हैं ये माइनिंग सरकार के जो वो करते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो लगता है कि हाँ ये फिर सरकार तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक रह जाएगी बस खाली। दिल्ली से सरकारी दफ्तर सिर्फ भारत सरकार होगी, नीचे पूरे भारत देश में तो भारत सरकार की नजर आएगी नहीं।
क्योंकि सब कुछ आप प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हो, सब कुछ आप निजी हाथों में बेच देना चाहते हो। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ओ मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश में झुकने पे तो चलो बाद में बात करेंगे, हैं? बिकने का काम तो चालू हो गया, तो उस वादे का भी क्या हुआ कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? तो एक तरफ आप जनता को महंगाई के बोझ से पूरा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो कुछ जनता के पैसे से बना है 70 साल में, वो सब आप बेचे दे रहे हो, और उसमें भी प्रॉफिटेबल चीजें। तो गवर्नमेंट को इस पे रिकंसीडर करना चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको न बेचा जाए, बल्कि उनका मैनेजमेंट ठीक किया जाए और उनको और अच्छे ढंग से चलाया जाए। क्योंकि कई ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी नहीं आएंगी। उस समय कौन तैयार था स्टील प्लांट लगाने के लिए? जब नेहरू जी ने लगाए तो स्टील अथॉरिटी इंडिया शुरू किया था। कौन एक्सप्लोरेशन में इतना पैसा डालने को तैयार था जब ओएनजीसी बनाया गया, है ना? और तमाम ही पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर ऐसे हैं जहां प्राइवेट सेक्टर न उतना पैसा लगा सकता और न रिस्क लेने को तैयार है। प्राइवेट सेक्टर उसी जगह जाएगा जहां उसे लगेगा कि आमदनी हो रही है और यहां से वो आमदनी बना सकते। एयर इंडिया क्यों नहीं बेच पा रही इतने दिन से? तो आप लगा रहे हो, क्यों नहीं बेच पा रहे हो? क्योंकि उसमें खतरा, उसको लगता है कि यार कहीं घाटा ना हो जाए। सब एसेट्स देखते हैं कि किसी पब्लिक सेक्टर के साथ कितनी जमीनें हैं, कितने हजार एकड़ जमीन है, कितनी ये है, वो सब देख के जो है पब्लिक सेक्टर खरीदने के लिए लोग ये करते हैं। तो इसमें सरकार को बहुत सोचना चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक तरफ आप महंगाई बढ़ा के लोगों की जेब से पैसा ले रहे हो, और दूसरी तरफ जो आम जनता की धन से बनाई हुई संपत्तियां हैं उनके खून पसीने से, उनको बेचने का ये सरकार काम कर रही है। अब जो इसमें बेचने वाली बात है उस पर याद हो कि सोनिया जी ने भी परसों काफ़ी विस्तार से वो डाला है। देश की अर्थव्यवस्था पे मनमोहन सिंह जी ने भी किया कि पहले तो आपने गलत फैसले लिए, आपने जो है वो लागू किया इस देश में नोटबंदी, आपने जैसी जीएसटी लाए, फिर जैसे ढंग से आपने लॉकडाउन किया, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अब उसकी सजा आप जनता को दे रहे हो कि उनकी जेब पे भी डाका जा रहा, उनकी जेब से महंगाई भी आपने बढ़ा दी, और उनके जो एसेट्स हैं वो सब बेच बाँच के आप इस देश में सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। सरकार नाम भारत सरकार नाम की चीज़ नहीं दिखेगी। इस मामले में विस्तार से रिसर्च करके जो हमारे गौरव वल्लभ जी ने तैयार किया है, जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका कि किस तरह से बेचने का कितना ये नुकसान है, तो मैं गौरव जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है हमारे मित्रों को इस मामले में जो है देने का। सभी आदरणीय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। हमारे वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व यूनियन मिनिस्टर राजीव शुक्ला जी ने संक्षेप में अपनी बात आपको बताई। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो इस बात के हैं वो मैं अब इंक्लूड करूंगा। मोदी सरकार का नया नारा है, हम दो हमारे दो, जो भी मिले बेच दो। और सरकार की एक यूएसपी है चीज़ों का नाम बदलने का। आज मैं इस पटल से उनको अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय में के अंतर्गत एक विभाग है दीपम, जो ये खरीदने का, स्ट्रेटेजिक सेल का, डिसइन्वेस्टमेंट का एक विभाग है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसका नाम कर दीजिए डीडीपीएम, दीपम से डीडीपीएम, डिस्ट्रेस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आप डिस्ट्रेस सेल कर रहे हो, और ध्यान रखो मित्रों, ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको डिस्ट्रेस सेल कहेंगे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा स्ट्रैटेजिक होता है। डिसइन्वेस्टमेंट में 100% चाबी के साथ सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के हवाले नहीं की जाती है। ये डिस्ट्रेस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है। और ये कौन खरीदेगा ये संपत्तियां,
इसको मुझे देश को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभ्यता में पंच महाभूत है, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। पंच महाभूत में जो भी बिके, भले ही वो हवाई अड्डे हो, किसने खरीदे, देश जानता है। भले ही वो कोल के, क्योंकि अग्नि कोल की माइंस हो, यहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया तक किसने खरीदी, देश जानता है। भले ही वो आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज की कंपनियां हो, कौन चला रहे हैं, किनके पास मेजॉरिटी शेयर है, देश जानता है। भले ही वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट का सरकार ने कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है, वो कौन खरीदेगा, देश जानता है। ये पंच महाभूत जो है वो दो व्यक्तियों के, दो समूह के हवाले करने का काम हो रहा है। और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड देता हूँ। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये है कि कोविड-19 से पहले हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली जीडीपी नीचे गिर रही थी। बेरोजगारी की दर 45 साल की, कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ, कोविड के बाद की नहीं बता रहा। बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोत्तम स्तर पे पहुंच चुकी थी। आज फरवरी 2021 का बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया जो 6.9% है, जो फिर से बढ़ना चालू हो गया। जो तथाकथित जो लोगों ने और कई मंत्रियों ने कहा ना, वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, ये वी शेप्ड नहीं है, ये के शेप्ड है। के का अर्थ हम आधे आए, आधे लोग अब ऊपर बढ़ेंगे। वो कौन लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो हम दो, हमारे दो, जो भी मिले बेच दो, जो वो खरीदेंगे वो ऊपर बढ़ेंगे। बाकी देश के जो आम लोग हैं, जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी है, वो के शेप में नीचे जाएंगे। फिर आया साहब बजट। लोगों को बड़ी आशा थी कि बजट में जरूर मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, उनके लिए जरूर ऐसे ठोस उपाय होंगे कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम, मतलब उनके हाथ में नया पैसा ज़्यादा रहेगा। क्या एक भी ऐसा बजट में उपाय किया गया जिसमें मध्यम आय वर्गीय, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर के हाथ में एक नया पैसा भी एक्स्ट्रा आ रहा है? हाँ, बजट में पहले 1 घंटे तक क्या उल्लेख हुआ वो भी बताता हूं। सरकारी बैंकों से लेके सरकारी बीमा कंपनियों तक, बिजली की लाइनों से लेके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स तक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो पीएसयू में है वहां तक, सब जगह से एक ही बात आ रही थी कि बेच दो। और टैगलाइन ये थी कि ये पीएसयू सेल मॉल लगाई है मोदी सरकार ने, और उसकी टैगलाइन ये है कि हमसे सस्ता कहीं नहीं और हमसे अच्छा भी कहीं नहीं, क्योंकि ये 70 साल के देश के लोगों का पसीना था उस उपक्रम को बनाने के लिए। उन टैक्स पेयर्स का पैसा था जिन्होंने इस उपक्रम को बनाया है। उन पूर्ववर्ती सरकारों का एक विजन था जिससे वो उपक्रम बने हैं, जिसको आप बेच रहे हो। और मैं आपको 2-3 उपक्रमों का उदाहरण भी दूंगा आपको, ताकि समझ में आए कि ये क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपको समझनी जरूरी है। फिर साहब आगे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा किसके लिए होते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं कि भाई कोई नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम वैल्यू क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जबकि 100% डिस्ट्रेस सेल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार के पास आय के साधन का एक भी नया उपाय नहीं है। तो when you are having a shortage of getting the revenue, what you are doing? You are selling the PSUs which was generated, which was created by hard work of crores of Indians, by the money of the taxpayers of the crores of Indians, by the vision of the previous governments. उसको आप बेच रहे हो क्योंकि आपके पास कोई साधन ही नहीं है, आपकी कोई विजन ही नहीं है। हमारी सभ्यता में, मेरी जहाँ मेरी परवरिश हुई है, वहाँ हमारे माता पिता कहते थे, बेटा या तो पढ़ लिख ले, अच्छे से नौकरी कर ले, या बाप दादा की संपत्तियां बेच के अपना काम चलाना। ये वही सरकार है जिसका कोई रेवेन्यू जनरेशन का विजन नहीं है, जिसका रेवेन्यू का एक ही मॉडल है, या तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, जो कि कोई भी कर सकता है।
आप क्यों नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करते हैं मनी? क्योंकि आपने, जैसा राजीव शुक्ला साहब ने बताया कि नोटबंदी के बाद तालाबंदी का जो सफर हुआ, नोटबंदी से लेके तालाबंदी तक, उसमें आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों को खत्म कर दिया। तो आपके पास आय का साधन ही नहीं है। ओनली दो साधन है आपके पास, या तो जो भी मिले उसे बेच दे, अथवा पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जाओ। 800% डीजल पे बढ़ा दी, 250% से ज्यादा पेट्रोल पे बढ़ा दी एक्साइज ड्यूटी 2014 की तुलना में। अब मैं आपको इसको क्रोनोलॉजी को समझाता हूं और 2-3 इंपॉर्टेंट आंकड़े देता हूं। यूपीए 1 और 2 10 साल के कार्यकाल में टोटल डिसइन्वेस्टमेंट से या सेल ऑफ पीएसयू से 1,14,000 करोड़ रुपया एकत्रित हुआ। 1.14 लाख 10 साल में। मोदी सरकार के पहले साल का कारनामा सुनिए, 2,80,000 करोड़ in the first 5 years of the Modi government. Last year they can't do anything because we were under the pandemic. तो मैं आपको सिर्फ 5 साल का ही आंकड़ा दे रहा हूं। 10 साल में 2,80,000 करोड़, 5 साल में 2,80,000 करोड़ और 10 साल में टोटल 1,14,000 करोड़ रुपया यूपीए 1 और 2 ने डिसइन्वेस्ट। मतलब उस समय भी नई योजनाएं आई थी साथियों, मनरेगा उसी समय आया था, उस समय भी रेवेन्यूज का संकट था, पर उस समय नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके पास इकोनॉमी को कैसे ठीक कर रखना है, इकोनॉमीज के क्या रेवेन्यू के मॉडल होंगे, क्या फ्यूचर विजन होगा इंडियन इकोनॉमी का, वो उस समय वो एक्साइज ड्यूटी तेल पे बढ़ा के पैसा एकत्रित नहीं कर रहे थे। वो पिछले 50 साल में बने गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे थे। वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे थे। उस समय भी मिड डे मील के लिए पैसे की जरूरत होती थी, उस समय भी राइट टू फूड के लिए पैसों की जरूरत होती थी, पर उस समय की सरकार ने जो आज का जो रेवेन्यू का मॉडल है उसको यूज नहीं किया। फिर आप किनको बेच रहे हो? आपकी योजना क्या है? आप तो जो मिले, प्रॉफिट मेकिंग है बेचो, लॉस मेकिंग है बेचो, थोड़ा कम प्रॉफिट वाला है बेचो। आपका कोई मॉडल ही नहीं है, ना आपकी कोई सोच है, ना आप इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हो पार्लियामेंट में आके। अचानक से लिस्ट आती है, माननीय राजीव शुक्ला जी ने आपको बताया, ये अचानक से आज न्यूज आ गई कि अब प्रॉफिट मेकिंग भी बेच देंगे, कभी बोले लॉस मेकिंग बेचेंगे। आपकी योजना क्या है? आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? और ये पीएसयूज 5-6 साल में नहीं बने साथियों, इसमें हमारे बाप दादाओं का पसीना है, हमारे बाप दादाओं के टैक्स पेयर्स थे, वो उस समय उनका पैसा लगा हुआ है, और उन सरकारों का विजन है जिन्होंने इन पीएसयूज को बनाया है। चलो साहब आगे, अब मैं आपको इसको क्रोनोलॉजी समझाता हूं। यह भी समझना जरूरी है कि ये कैसे बेचते हैं। एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसके ऊपर एक आम हिंदुस्तानी का अटूट विश्वास है, आज भी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में कौन पैसा लगाता है? एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, एक किसान अपने फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए, एक मजदूर अपने बच्चों के फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए यह विश्वास से पैसा लगाता है कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत सरकार का उपक्रम, मेरे पीछे खड़ा रहेगा। अब उसको भी आपको डिसइन्वेस्टमेंट की, सेल की पूरी योजना चल रही है, उसके बारे में एक आंकड़ा देता हूं। टोटल 2014 से लेके 2019 के बीच लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एलआईसी ने जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनियां थी उसमें 10,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। मतलब आजादी के बाद 2014 तक 10,70,000 का निवेश नहीं किया एलआईसी ने, ये 5 साल में 10,70,000 करोड़ का निवेश किया। कुछ तो प्राइवेट बैंक्स में किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यस बैंक में पैसा लगा दिया। क्यों भाई? ये भारत के लोगों ने अपना विश्वास, जिस कंपनी के अंदर अपना पैसा डाला, वो आप उसको यूज कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को वापस अपलिफ्ट करने के लिए, उनको जीवित करने के लिए। ये कौन सा विकास का मॉडल है? एक और आंकड़ा सुनिएगा। 2014 तक एलआईसी का एनपीए, जिसको हम डूबत लोन्स कहते हैं, वो 1.5 से 2% से ज्यादा नहीं था। आज कितना है?
आज है वो 8.17%। एक क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एक टारगेट दिया जाता है कि अब टारगेट LIC, पहले उसको वीक करो। क्यों वीक करो? ताकि वो औने पौने दामों में बिक सके। और कौन खरीदेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है। तो पहले एक सार्वजनिक सेक्टर की यूनिट को टारगेट किया जाता है, उसको फाइनेंशियली उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसका पैसा 10,70,000 करोड़ 2014 तक, जब से LIC बना है, जब से 2014 तक 10,70,000 करोड़ का निवेश नहीं हुआ, पर 14 से 19 के बीच हो जाता है। 14 तक LIC का NPA 1.5 से 2% से ज्यादा नहीं रहा, पर 14 से 19 के बीच 8.17% हो जाता है। अब उसको क्यों हुआ ये? क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है। इसको पहले वीक करो, इसका वैल्यूएशन कम करो और फिर इसको डिस्ट्रेस सेल करो। ये मॉडल देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें बिजनेस में, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस। अरे गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस, that is okay, but government should not be in the business of selling what was created by previous governments. गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं है, कोई बात नहीं, पर गवर्नमेंट उस धंधे में भी नहीं रहनी चाहिए जिसमें वो अपना आजीविका, अपने पैसे पुरानी सरकारों ने जो स्थापित किया उसको बेच के अपना काम चला रही हो। मैं यहां से 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से, क्योंकि आपने देखा होगा तेल और डीजल के बारे में जब सवाल पूछा गया तो 7 साल से जो सरकार केंद्र में है उनके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के लिए पूर्ववर्ती सरकारें दोषी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बस 7 साल से जो सरकार केंद्र में है वो कहती पूर्ववर्ती सरकारें दोषी है। वित्त मंत्री जी कहते हैं पेट्रोल की दाम को कम करना धर्म संकट है। ये कौन सा संकट है? माननीय पेट्रोल के मंत्री जी कहते हैं कि पेट्रोल को कम करने के लिए उसको GST में लाना होगा। किसने रोका आपको? कौन सी GST काउंसिल की मीटिंग में आपने ये कोशिश करी कि आप पेट्रोल और डीजल को GST के अंदर लेके आओ? कौन सी वो मीटिंग थी? कौन सी? हमारे वित्त मंत्रियों ने GST काउंसिल में बार बार ये मुद्दा उठाया कि पेट्रोल और डीजल को GST के अंदर लेके आइए, पर आप नहीं लाते। GST काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं है। पेट्रोल के मंत्री जी की बात माननीय वित्त मंत्री जी क्यों नहीं सुनते हैं? कल ही SBI का एक रिपोर्ट आई है कि अगर पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट्स GST में आ जाते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम 20 से 25 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट है। अर्थात इच्छा शक्ति की कमी है। अर्थात माननीय वित्त मंत्री जी, धर्म संकट नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति में कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 7 साल में जिस सरकार ने 800% डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हो और 250% पेट्रोल पे बढ़ाई हो, और आप कहते हो पूर्ववर्ती सरकारें दोषी है। एक बार तो पेट्रोल के मंत्री जी ने एक और बयान दिया कि अभी जाड़ा लग गया है। अब पेट्रोल के दाम भी जाड़े के हिसाब से डिसाइड होते हैं। मैं बचपन में ये जरूर सुना था कि स्वेटर जाड़े में महंगे मिलते हैं और समर्स में थोड़े से सस्ते हो जाते हैं, या पेट्रोल डीजल भी जाड़े लग गए और समर आ गया। ये कौन से तर्क है? इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार डेलिबरेटली PSUs को कमजोर करके उनको बेचने का काम कर रही है? क्योंकि मैंने तो आपको उदाहरण दिया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। क्या, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या भारत सरकार के पास एक भी ऐसा रेवेन्यू मॉडल नहीं है इन 2 के अलावा, PSUs को बेचना और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल, डीजल एंड LPG? कोई और रेवेन्यू मॉडल नहीं है आपके पास अपने खर्चों को निकालने का? मेरा तीसरा सवाल है, क्या PSUs को बेचने से पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाएगा कि नहीं? आप LIC को बेच दोगे तो उन लोगों का क्या होगा, उन मध्यम आय वर्गीय लोगों का क्या होगा जिन्होंने LIC में विश्वास के तहत अपना पैसा लगाया? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि क्या सरकार सिर्फ एक एजेंडा के तहत डिस्ट्रेस
सेल ड्राइव कर रही है, डिस्ट्रेस प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट जो मैंने डीपीडीएम नाम दिया था, क्या ये एक एजेंडा के तहत काम हो रहा है? जो एविडेंसेस हैं वो तो इसी और इशारा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं राजीव शुक्ला जी को कहूँगा कि वो उत्तर दें आप सभी लोग। आपके सवाल का उत्तर मैं दूंगा, सरकार को देने होंगे। नहीं, ये अगर प्रश्न सवाल कुछ प्रश्न पूछ रहा हो। हाँ, और क्या है? और सेस का मतलब क्या है? सेस इज ओनली वे सो दैट स्टेट शुड नॉट गेट द रेवेन्यू, अदरवाइज वाई सेस? भाई एक्साइज ड्यूटी डिस्पोजेबल जो पूल है, डिविजिबल पूल है, उसके अंदर आती है। आप सेस लगाते हो देन इट इज ओनली बिटवीन ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने नाम दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपने नाम दिया था टीम इंडिया, याद है ना 2015 में ये दो शब्द आए थे। कहाँ है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? और मैं तो कहता हूं ना केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी सोचना चाहिए कि आपका जो आने वाला रेवेन्यू को रोक लिया गया है। अगर आप सेस लगा लेते हो तो आपका जो डिविजिबल पूल है वो कम हो जाएगा। डिविजिबल पूल कम हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैसे काम चलाओगे? देखिए, सरकार को नौकरी मांगे तो सरकार कहती नौकरी देना हमारा काम नहीं है, पीएसयूज चलाना हमारा काम नहीं है, कोविड को रोकना हमारा काम नहीं था, स्टेट्स का काम था, हेल्थ उनके अंतर्गत आता है, पैसे आप उनको देओ नहीं, तो फिर आपका काम क्या? व्हाट इज योर बिजनेस? वी वांट टू आस्क। यू आर सेइंग गवर्नमेंट इज नॉट इन ए बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, देन व्हाट इज योर बिजनेस? If you can't generate jobs for young people, if you can't ensure the safety of the women, if you can't create the industrial units in the country, if you can't create a conducive environment in the country, if you can't make an environment of peacefulness in the country, then what is your business? We want to ask. हमें पूछना आपका काम है क्या? आपका काम कई बार मेरे से पूछा जाता है। आपने भी सुना होगा, अरे 50 साल में क्या किया महोदय, 50 साल में ये कंपनियां बनाई जो आज आप बेच रहे हो, ये किया था जिस कारण से आज अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि और तो आपके पास साधन है नहीं। ये 50 साल में ये कंपनियां बनाई थी जिनको बेच के आज अपना भरण पोषण कर रहे हो। हम लोग तो शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में है कि किसानों की बात सुननी चाहिए। उनको ये जो थका देना और बिठाए रहने देना और उनकी उपेक्षा करना ये उचित नहीं है। देश की रीढ़ किसान है और किसान के लिए हम लोग पूरी तरह से खड़े हुए हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया, हमारी पंजाब सरकार उनको पूरी तरह से जो है उनकी मांगों के समर्थन में है। आप सुन नहीं रहे, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको हर तरह से उनके आंदोलन को कुचला दबाया जा रहा है। और किसान की क्या स्थिति देश में आपको पता है? कल मैं सुन रहा था कि किसान कितने हैं देश में, यही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इस देश में कितने टाइगर हैं, कितने लायंस हैं, कितने जो है वो भालू हैं, कितने जो है यहाँ पे गैंडे हैं, कितने जो है पक्षी, ये सब आंकड़ा है सरकार के पास, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के पास। लेकिन किसान कितने, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं, न एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास, न फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो ये तो विचित्र स्थिति की किसानों की तरफ कोई आपका ध्यान ही नहीं और उनको आप दुश्मन मान के चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होगा कि किसान सुनते ही जो है इस सरकार के मंत्री एकदम उछल जाते हैं, हर बात किसान के विरोध में, सब किसान विरोधी बिल्कुल जो है एक वातावरण सरकार के अंदर हो गया। तो आज जो बात आपने प्रश्न पूछा एकदम सही है कि 100 दिन हो गए, 100 दिन से कोई बैठा, उनका धैर्य देखिए और उनको किस तरह से उनके प्रति आपका जो है रवैया उपेक्षापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने भी पहले स्पष्ट किया, प्रियंका जी ने भी बात स्पष्ट की, सोनिया जी भी डे वन से यही बात कह रही हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह और जितने हमारे लीडर हैं सबने इस बात कही कि हम किसानों की मांगों के साथ हैं। तत्काल सरकार को उनसे बातचीत करके और उनकी समस्याओं को मांगना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर विभाग भी देखा, जब आप क्लास बाई क्लास डिस्कशन को तैयार हो बिल पे, तो टेक्निकली चीज़ होती है कि जब आप क्लास बाई क्लास अमेंडमेंट कर रहे हो तो जो पहले का बिल है वो आप विड्रॉ करोगे,
क्योंकि वहां पे आई सीक द परमिशन ऑफ द हाउस टू विड्रॉ द बिल एंड टू री इंट्रोड्यूस द अमेंडेड बिल, ये बोलना पड़ता मिनिस्टर, तो वैसे ही रिपील हो गया। तो इस कहाँ प्रेस्टीज इशू बनाए हो रिपील वाले पे? आप बोलो हम नया बिल लाएंगे, ये बिल वापस है, और नए बिल पे काम शुरू कर दो उनसे बातचीत करके। देखिए इंडिया के स्टेटस तो हर क्षेत्र में गिरते ही चला जा रहा, लेकिन आप लोगों को जो दे दिया जाता है सरकारी प्रेस नोट कि यहाँ वाह 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 बल्ले बल्ले होते रहते हैं, तो ये है कि सब डाउनग्रेड कर रहे हैं भारत को। आर्थिक व्यवस्था तो बहुत ही खराब है हर जगह से, हर एक ने किया है। हम केवल बेवजह जो है इनके बताए हुए सरकारी जो घोषणाएं और आश्वासन है उनको दिन भर प्रोजेक्ट करते रहते हैं, उससे लोगों की वाहवाही करते रहते हैं। बाकी एक्चुअल अगर जाओ आप उस दृष्टि से भी, चाहे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो चाहे इंटरनेशनल पैरामीटर, जिस क्षेत्र में भी है, कौन सा सेक्टर ठीक काम कर रहा? कोई सेक्टर ठीक काम नहीं कर रहा, सब जगह हम डाउन है। लेकिन ये बात खुल के बोलना भी एक समस्या है। देखिए ऐसा है कि ये कौन प्रत्याशी कहाँ से चुना जाए और किस क्षेत्र से, ये बाकायदे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो सारे लोगों के विचार लेके तय करती हैं। इंडिविजुअल्स अपनी मांग करते रहते हैं जगह जगह, हर तरह सब जगह से मांग होती है। तो मैं कोई आज से प्रियंका जी की मांग थोड़ा सुन रहा हूँ, कब से शुरू हो रही, राहुल जी के लिए भी मांग होती थी। तो ये सब लोगों का होता रहता है। जो डिसीजन वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हेडेड बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी, दे टेक द फाइनल कॉल, दे डिसाइड। तो जब ये चुनाव होगा उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करेंगे और वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी कि कौन होना चाहिए सीसी। देखिए मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वैक्सीन की राजनीति नहीं करती और न करेगी। ये देश के लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। जो वैक्सीन लगवाना चाहे वो वैक्सीन लगवाए। हम लोग कोई वैक्सीन रिकमेंड नहीं करते, ये डॉक्टर्स की एडवाइस होती है हमारे लिए, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविडशील्ड हो या कोई, ये जो है बिल्कुल तरह से हमें जो हमारे डॉक्टर्स उन पे छोड़ देना चाहिए और लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग किसी वैक्सीन का विरोध नहीं करते। कोवैक्सीन का हम क्यों विरोध करेंगे? भारत बायोटेक के पब्लिक सेक्टर की बात तो हम गौरव जी कर रहे हैं बैठ के यहाँ, और तो पब्लिक सेक्टर की तो हम क्यों विरोध करेंगे? इनकी तो हर चीज़ है कि वैक्सीन में भी राजनीति करो, उसमें भी पॉलिटिकल एंगल लाओ। कांग्रेस पार्टी ये कर रही, हर चीज़ में कांग्रेस पार्टी। हम कोई वैक्सीन की राजनीति करते नहीं। हाँ, एक बात जो मैंने कही थी, ट्वीट भी किया, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमारे देश में एक से गरीब लोग, एक से परेशान लाचार, उनको तो वैक्सीन दो। आप जो है वहाँ भेज रहे हो टिम्बकटू और निकारागुआ और कहाँ कहाँ जो है आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए दान करते घूम रहे हो, वो भी करना, लेकिन पहले देश के लोगों को तो देख लो, भारत वालों को देख लो, उनके लगवा दो, फिर आप दान करो देश भर में, विश्व भर में, और अपनी छवि बनाओ। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में जो है, जो भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। आप देखो कितने लोग हैं सब इंटाइटलमेंट में फंसे हो। अब एकदम से कल तो आप 60 साल के नहीं हो जाओगे, आप क्या करोगे? आप फंसे हुए हो। तो ये क्यों फंसा रहे हो? सब पूरे देश के लिए जब वैक्सीन पड़ी है, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 19 मिलियन वैक्सीन तो खाली जो है सीरम इंस्टीट्यूट के पास है, और खराब हो जाएंगे आगे। तो आप खोलो ना, पहले देश की जनता को दो। उन पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि अब 60 साल, अब जिसको बीमारू, बेचारी बीमारी कहाँ से लाए? तो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए बीमारी के। तो ये जो है ना वैक्सीन पे सबके लिए इट शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडियन, सबको ये फैसिलिटी जो। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दानदाता बन के आप निकलो। हाँ,
देखिए हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ के, हमारे जो पीस चीफ, उन्होंने इस पर शुरू से इस चीज़ को उठाया है। हम AIUDF चीफ को इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है उन लोगों के अपने पॉलिटिकल चुनाव के वक्त ये सब पहुँच जाते हैं और अपने बयानबाजी करने लगते हैं, और इनको अगर हम महत्व देंगे ऐसे तो ये फैक्टर बनते हैं इलेक्शन में, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एक तरह से जो है वो किसका फ़ायदा करते हैं आपको पता है, तो हम ये कोई फ़ायदा नहीं होने देंगे। हमारा स्टैंड कांग्रेस पार्टी का डे 1 से इस मामले में क्लियर है असम में, और इस सरकार ने जो वहाँ गलती की है असम में, वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत ही जो है हानिप्रद है। लेकिन हम वो बात क्यों बोले जो उन्होंने कहा, दफन चुनावी भाषण है ना, हमारे जो उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा बना हुआ चार्ट, जहाँ पे हाँ, तो हम हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है। हम उनके उस पर रिएक्ट करके हम भी कहें दफन कर देंगे, तो हम क्यों करें? बिल्कुल है, और जहां निजी निवेश की जरूरत है वो किया गया है ना। जो हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग वो है, जहां पे जरूरत इन्वेस्टमेंट की वहां किया गया। तो जहां जरूरत और निजी निवेश को तो बढ़ावा हमेशा सरकार ने दिया, मनमोहन सिंह सरकार ने तो शुरू किया था। आप एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दीजिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर सके। प्राइवेट सेक्टर भी तो आपने डंडा लगाया हुआ है। ये NCLT वगैरह क्या है, एक ने 40 रुपए लगाए, उसकी चीज को 4 रुपए में दे रहे हो जिसने लगाया। तो आप तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको मार रहे हो। हजारों लोग इंडिया छोड़ के बाहर रहने लगे जाके एंटरप्रेन्योर्स, आपने रोकने की कोशिश की। ये तो फिक्की की रिपोर्ट थी।